तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? फॉर्मूलाज किए थे सर। फॉर्मूलाज, और उससे पहले ऑसिलेशंस, एसएचएम पढ़ा था। एसएचएम पढ़ा था। हाँ, पीरियोडिक पीरियोडिक मोशंस थे, एसएचएम था, पीरियड वगैरह। डेफिनेशन थी और उसका एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। फॉर्मूला कहने से ज्यादा अच्छा है इक्वेशन कहना है, इक्वेशन ड्राइव की थी। ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो लास्ट लेक्चर में तो अभी पूछो। तो हम हमेशा ऐसा रखेंगे कि किसी भी लेक्चर से के पहले 5 और 10 मिनट्स पुराने लेक्चर का रिवीजन हुआ करेगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम पूछा। सर हाँ सर एक बार एसएचएम दोबारा से उसकी डेफिनेशन रिवाइज करा दीजिए। अच्छा ठीक है, रुको। तो ऑसिलेशंस, this stop share, oscillations this। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरी स्लाइड्स लास्ट लेक्चर वाली वो एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑसिलेशंस। ठीक, व्हाट इज ऑसिलेशन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन एक रिपीटेटिव मोशन है, ठीक है, जो कि टाइम के साथ रिपीट करता है अपने आप को, अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, दैट इज ऑसिलेशन। ठीक है। अच्छा, उसके कुछ हाँ, उसके बाद हमने वेव के बारे में पढ़ा था, एंड वेव वाज द प्रोपगेटिंग डिस्टरबेंस। ठीक, इन एनीथिंग, ये फील्ड में हो सकता है, पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी डिस्टरबेंस जब टाइम के साथ आगे बढ़ता है उसे वेव बोलते हैं। ठीक। अच्छा, देन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा है जिसमें द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल from its equilibrium position, and the direction of that force is reverse of that of the displacement। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के रिवर्स होता है। ठीक है, ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल था इसलिए उसे हमने सिंपल इसलिए बोला था बिकॉज दैट हैज ओनली सिंगल एम्पलीट्यूड एंड डिफाइंड फ्रीक्वेंसी। ठीक, और जितने भी मोशंस हैं हार्मोनिक मोशंस, उन सब में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज और मल्टीपल एम्पलीट्यूड्स होते हैं, और इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन वाज द बिल्डिंग ब्लॉक, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द पीरियोडिक मोशंस। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक मोशन होंगे उन सबका बिल्डिंग ब्लॉक है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी से हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है। और फिर हमने देखा था एक स्प्रिंग मोशन, कोई एक मास है वो स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो वो किस तरह से मोशन कर रहा है, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कैसे। ठीक, और उसके लिए एक मोशन, एक मास था और एक स्प्रिंग से अटैच था। जब ये स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही है, अनस्ट्रेच्ड है, देन देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स ओवर दिस मास, और इसकी जो पोजीशन है उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। सपोज किसी टाइम पर किसी ने इस मास को होल्ड किया और स्प्रिंग को स्ट्रेच करके किसी एक फिक्स पोजीशन पर पुट कर दिया और वहां से उसे छोड़ दिया। तो जब ये यहाँ तक लाएगा तो वैसे वैसे इसमें एक फोर्स जनरेट होने लगेगा, ये स्प्रिंग इस मास को वापस लाने की कोशिश करेगी, एंड दैट फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स। और वो उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, मींस जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। सो एक्स इज पॉजिटिव इन दिस केस बट फोर्स इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और जब ये इसी तरह से जब ये यहाँ पर आके वापस जाएगा दूसरी तरफ, तब ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगी और ये वापस लाने की कोशिश करेगी। अगेन रिस्टोरिंग फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन बट पोजीशन इज नेगेटिव, एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ स्टेप्स हैं। और आगे थोड़ा और बढ़े थे तो हमने इसे और ज्यादा आगे एलैबोरेट किया था कि हमने अगर सपोज पहले तो हमने इस केस में इस मास को खींचकर इस स्प्रिंग को लेंथ में बढ़ाकर या छोड़ दिया था,
अगर हम इसका उल्टा करें, इसे थोड़ा दबा दें, थोड़ा प्रेस कर दें, ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, तब अगेन वही सेम फोर्स इस तरफ होगा, पोजीशन नेगेटिव डायरेक्शन में, और जहां पर भी ले जाकर हम इसे छोड़ेंगे तो वहां पर वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि हमने वहां पर पहले तो फिक्स किया है, और उससे ज्यादा आगे हम नहीं बढ़े, मींस दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, वेलोसिटी जीरो है। जैसे इसे छोड़ेंगे ये पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा, x इक्वल टू जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो का मतलब फोर्स भी जीरो है, ठीक, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, ठीक। यहाँ वेलोसिटी जीरो, x इक्वल टू a, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी टाइम लगा दैट इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। अब ये पूरी साइकिल नहीं हुई, पूरी साइकिल के लिए ये दोबारा से वापस आएगा और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है दैट इज सिंगल साइकिल, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो है टाइम पीरियड ऑसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड इज व्हाट? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने में टाइम लगेगा t/4, यहाँ से यहाँ तक t/2, यहाँ से यहाँ तक t, कैपिटल T, राइट। तो ये क्लियर था। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने वही फोर्स रखा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x व्हिच इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट को इक्वल में कन्वर्ट किया with the help of one constant. That constant is known as spring constant in this case, ठीक। तो F इक्वल टू माइनस kx, दिस इज द सिंपल रिस्टोरिंग फोर्स। और जो भी ऑसिलेशन इस फोर्स को फॉलो करता है दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्स को न्यूटन्स लॉ की हेल्प से मास इनटू एक्सेलरेशन पुट किया था और एक फाइनल इक्वेशन बनी थी हमारे पास ये, ठीक, d2x/dt² इक्वल टू माइनस k/mx। इसे सॉल्व करना बड़ा आसान था अगर ये जो नंबर है यहाँ पर k/x किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर हो। यहाँ अगर किसी का स्क्वायर होता तो बड़ा आसान होता, ठीक है। तो इसे हमने ओमेगा स्क्वायर ले लिया, ठीक। आगे देखेंगे जाके ओमेगा क्या है। जैसे ही हम ओमेगा स्क्वायर लेते हैं इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान हो जाता है। वो हो जाता है x एज ए फंक्शन ऑफ t इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस y और a sin ओमेगा t प्लस y। जरा पुट करके अगर शायद किसी ने देखा हो तो पता पड़ेगा ये ओमेगा स्क्वायर रखने का क्या फायदा। अगर यहाँ ओमेगा स्क्वायर ना रखते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे अंडर रूट और समथिंग रखना पड़ता, ठीक है, इसलिए हमने स्क्वायर रखा। एक और फायदा है कि यहाँ ओमेगा टी आ रहा है, टी की डायमेंशन अगर सेकंड है तो ओमेगा की डायमेंशन 1/2 होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी टाइप का कुछ है, ठीक। पता नहीं कौन सी फ्रीक्वेंसी, दो तरह की फ्रीक्वेंसी। आगे जाके हमने ये भी देखा था कि दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है। तो आगे हम जब भी सॉल्यूशन की बात करेंगे या पोजीशन की बात करेंगे तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस y। phi इज नोन एज फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज और इनिशियल फेज ऑफ द ऑसिलेशन। आगे हमने देखा था कि पोजीशन अगर इतनी है तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या, अच्छा हाँ, टाइम पीरियड के लिए हमने डिराइव किया था और ये मालूम करने की कोशिश की थी कि ये ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है, क्यों बोला है, ठीक है। ओके, सो हमने क्या किया, हमें पोजीशन पता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन पता है पार्टिकल की, वो इससे दी जाती है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये मालूम करना चाहते हैं कि कितने टाइम के बाद ये पोजीशन सेम रहेगी, टाइम पीरियड वही था हमारे इस केस में, पोजीशन यहाँ है और वापस ट्रेवल करने के बाद वो मिनिमम टाइम जब पोजीशन वापस वहीं आ गई, टाइम पीरियड इज द मिनिमम टाइम after which the particle or this mass repeats its position or it returns to its original position। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो मिनिमम टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। तो उसी को हमने निकालने की कोशिश की इससे कि पोजीशन हमारे पास अगर x है, सेम पोजीशन किस दूसरे टाइम पर भी आएगी, जबकि इस टाइम में और अगले वाले टाइम में मिनिमम डिफरेंस। तो उसके लिए हमें पता है कि कॉस फंक्शन 2π एंगल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, ठीक है। तो टी में क्या ऐड करें जिससे कि इस पूरे आर्गुमेंट में 2π ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज की, 2π सिंपली ऐड किया और इसमें से ओमेगा को कॉमन लेके इस तरह से रखा, रीअरेंज कर लिया सारे टर्म्स को,
तब हमें पता पड़ा अच्छा ये 2 पाई मिनिमम है, इससे कम अगर कोई एंगल रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो अब इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं कि एट एनी टाइम t द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वाज x एंड आफ्टर 2 pi by omega time and another time t plus 2 pi by omega, the position is the same of the particle. तो टाइम में जैसे ही 2 pi by omega ऐड करते हैं, दिस इज द मिनिमम वैल्यू व्हिच कैन बी एडेड, ठीक है। तो 2 pi by omega जैसे ही ऐड करते हैं टाइम में, पोजीशन सेम मिल जाती है, मींस दिस शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। और अगर ये टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, देन दिस ओमेगा मस्ट बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इससे मैं ये पता पड़ा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़े थे, टाइम पीरियड पता पड़ा था हमें, फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने मालूम किया था, और फिर हमने वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को भी पता किया था सिंपली इसका डेरिवेशन करके, ठीक, डेरिवेट किया और मैक्सिमम वैल्यू भी पता पड़ी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर वेरी सिंपल, सिंपली ओमेगा का एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई करना है, एक्सेलेरेशन के लिए ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज थी, ठीक है। इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन हो इसमें से पुराने लेक्चर में से तो बताओ। आई थिंक नो। सी, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में हम स्प्रिंग मास से, स्प्रिंग ऑसिलेशन से थोड़ा फॉरवर्ड होते हैं और सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, ठीक। ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का है। तो सिंपल पेंडुलम इज समथिंग, हाँ, simple pendulum is the mass, any mass, heavy mass attached to a lightweight or weightless cord, simply। तो इसीलिए सिंपल है क्योंकि इसे बनाना सिंपल है, ठीक है। तो ये मास कोई m मास था और हमने सपोज किया कि ये जो कॉर्ड है इसका मास 0 है, मास लेस है, ठीक है, और ये अपनी लेंथ में स्ट्रेच भी नहीं होती, ठीक है। Then the oscillations of this mass will be the simple harmonic motion, provided the angle, this angle should be very less, the amplitude should be very less। अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन केवल तब तक है जब तक ये एंगल बहुत छोटा है या फिर एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ मास था m, इसका इस पे फोर्स लग रहा है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और क्योंकि ये एंगल थीटा है, हमने मान लिया मास यहाँ पड़ा था, इसे पकड़ के यहाँ पे लाए, इस पोजीशन पे फिक्स किया, ठीक, और इस पोजीशन पर ये एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो दिस इज mg, this direction, this force in this direction is mg cos theta, and the force along the direction of the motion of the particle or the mass is mg sin theta। ये ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन करके पास होकर ये पार्टिकल यहाँ आया है, उस डायरेक्शन की तरफ जो फोर्स है दैट इज mg sin थीटा, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट इसका सपोज s है यहाँ, ठीक। सो डिस्प्लेसमेंट इज s along the or parallel to the displacement the force is mg sin theta। am I right? Yes sir। अगेन हमारा ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमने दूसरी डायरेक्शन में किया, तो ये फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में भी। तो इसे हम ऐसा करते हैं, इस फोर्स को लिखते हैं F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, एंड दिस फोर्स ट्राइज टू रिस्टोर इट्स पोजीशन। तो दिस फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स, पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स। और हमें पता है कि जब रिस्टोरिंग फोर्स पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो, then that motion is simple harmonic motion, or that motion may be simple harmonic motion। तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। और ये फोर्स क्या है? फोर्स अगेन वही सेम, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज द m and acceleration is the rate of change of velocity of the particle d2 s over dt square। s हमारा डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ तक क्लियर है। तो फोर्स वाज माइनस mg sin थीटा एंड दिस शुड बी इक्वल टू m d2 s over dt square, ठीक। और ये s क्या है? s को l के टर्म में और थीटा के टर्म में लिखा जा सकता है। दिस s इज l इंटू थीटा, रेडियस मल्टीप्लाई बाय द एंगल।
तो एल थीटा पुट किया और इसे सिंप्लीफाई कर लिया, डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी बाय एल साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अभी भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन नहीं आई, वो इसलिए क्योंकि हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन में जो टर्म यहाँ पर है, जो वेरिएबल, वही यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो साइन ऑफ थीटा है। तो चलो देखते हैं आगे। और इसीलिए हमने कहा कि थीटा जब तक छोटा है तभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बिकॉज ओनली इन दैट केस साइन थीटा में बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा, ये थीटा बहुत छोटा है तो दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी बाय एल मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे ये इक्वेशन थी, हमने क्या किया, साइन थीटा को थीटा कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब ये इक्वेशन एसएचएम की है। ठीक, अगेन इसे सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ इसे ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं इसे। ठीक, क्योंकि इसे सॉल्व करना आसान है, पहले से हमें पता है, और तब ये इक्वेशन पूरी बन जाएगी। ठीक है, और अगर कंपेयर करें ऐसे स्प्रिंग ऑसिलेशन से तो वहां पर ये थी इक्वेशन, तो सिंपली ये एक्स थीटा से रिप्लेस हो गया, एवरीथिंग इज सेम। तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जहां पर ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, यहाँ पे ओमेगा था अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ठीक, तो इसलिए जहां पर भी ओमेगा की वैल्यू जा रही है उन्हें चेंज करें, बस टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब कुछ आ जाएगा। स्प्रिंग ऑसिलेशन के केस में t is 2 pi root m by k, and in this case of simple pendulum time period is 2 pi root l upon g। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? प्रीवियस स्लाइड पे वो लास्ट वाली इक्वेशन कैसे आई थी? ये इक्वेशन है, देखो हमने इस s को l इंटू थीटा रख दिया और ये जो दो टर्म है इन दोनों को हमने देखा। ठीक, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ g छूटेगा साइन थीटा के साथ और माइनस भी छूटेगा। यहाँ l एंड थीटा दोनों है, लेकिन l तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, बाहर आके इसे ट्रांसफर कर दिया g बाय l। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। तो अब हमारे पास रॉयल गर्ग, रॉयल अनम्यूट हो। और हाँ, आधे घंटा लेट हो तुम? सर नहीं, गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था। ओह, ऐसी गलती मत किया करो, सुनने को मिल जाता है। ठीक, कोई बात नहीं। नहीं बात तो है, बात क्यों नहीं है, ध्यान रखना आगे से। चलो, तो हमने इतना देखा और इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक, अब देखते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक, एनर्जी कैसे चेंज होती है? तो टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी K एंड पोटेंशियल एनर्जी U। काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका हमारे पास है हाफ mv²। ठीक, पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें, अगर ऐसा कुछ है तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेशन इज गिवन बाय U इक्वल टू हाफ kx²। x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये हम स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x जब 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, x मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ठीक, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बोला जा सकता है। तो टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ दीज टू। ठीक, so total energy of the oscillatory system is half mv² plus half kx²। ठीक है, अच्छा होगा ऐसा कि जब ये वेलोसिटी 0 होती है तब x मैक्सिमम होता है और जब x 0 होता है तब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मतलब इन दोनों की वैल्यूज वेरी कर रही होंगी, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि इन दोनों की वैल्यू बेशक वेरी हो रही हो लेकिन दोनों का समेशन सेम होता है। मींस एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड ऑलवेज। ठीक है, तो देखें कैसे। अगर हमारे पास स्प्रिंग ऑसिलेटर था तब हमने इसे स्ट्रेच कर दिया। ठीक, इन द स्ट्रेच्ड पोजीशन वेलोसिटी इज 0 बट x इज मैक्सिमम, x इक्वल टू -a, तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम बट काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो यहाँ येलो लाइन शोज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये ब्लू लाइन है, ब्लू है ना, ब्लू लाइन शोज द काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है, सारी एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ x इक्वल टू 0 पर आता है, देन x इक्वल टू 0 मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0 बट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे टोटल एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, वापस यहाँ जाता है भी 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो इस पूरे ऑसिलेशंस में
पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक। उन दोनों का समेशन सेम रहता है। और किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे क्या होगा, जब पोजीशन ना तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी और दोनों का एडिशन या तो इसके बराबर या इसके बराबर होगा, ठीक। इज दैट क्लियर? यस सर। तो वेलोसिटी हमारी थी dx ओवर dt और उसकी वैल्यू थी इतनी। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा इंटू ए था। ओमेगा की वैल्यू हमने रखा k/ma। तो इस तरह से अगर हम ये देखना चाहें कि वास्तव में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है या नहीं, तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अगर पोटेंशियल वो वेलोसिटी की पुट कर दें यहाँ, देन दिस विल बी k/m इंटू a स्क्वायर और m से m कैंसल, देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ k a स्क्वायर एंड दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, अगर कोई बोलता है प्रूव करो, कैसे दिखाओगे, मालूम कैसे करें, हमें कैसे पता, तो हम यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जीज आर द सेम, ठीक है। तो ये था। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फिगर है ये हमें दिखाता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये है पैराबोला, एक पैराबोला इसलिए क्योंकि ये x है, काइनेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ k x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपल एनर्जी है, y एक्सिस पे एनर्जी है, तो ये पैराबोलिक बिहेवियर होता है इसका, और इसके साथ अगर प्लॉट करें तो ये बिहेवियर आएगा, ठीक। और यहाँ हम देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पर टोटल एनर्जी इज द अबव वन काइनेटिक एनर्जी। जो रेड में दिख रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है, जो ब्लू में दिख रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, x इक्वल टू a shows total energy is potential energy, and in intermediate positions the total energy is summation of these two, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन होता है, ये हमें पता पड़ चुका है, और अब हम प्रूव भी कर सकते हैं कि क्यों दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा और आगे। तो जैसे ही कोई ऑसिलेटरी मोशन कंटिन्यू होता है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे से रिवर्स फेज में ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। ये बात हमने कर ली है। अब हम एक बात और देखें, डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स कितने कितने होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक स्प्रिंग ऑसिलेटर है, ठीक है। और स्प्रिंग ऑसिलेटर में spring is in staged position at amplitude, तो a maximum is the amplitude at this position। तो यहाँ पे different variables हैं, time, position, velocity, acceleration, kinetic energy and potential energy। तो इस पोजीशन पर velocity must be 0, ठीक। तो velocity is 0 and x is what? X is a, displacement is amplitude, and kinetic energy is 0 because velocity is 0, and acceleration is what? माइनस ओमेगा स्क्वायर a, क्योंकि जो भी पोजीशन है उसकी, ठीक है। ये एक्सीलरेशन है एंड दिस इज काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आता है, t/4 टाइम इलेप्स करता है, देन पोजीशन इज 0, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ठीक, एक्सीलरेशन इज 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इसी तरह से जब हाफ साइकिल कंप्लीट होती है तब ये वेरिएबल्स होंगे, और जब वापस आता है 3t/2 टाइम इलेप्स करता है, देन दीज आर द वेरिएबल्स। तो ये क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। Yes, sir. नो सर। तो अब ये सब है वही जो तुम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये एक रिवीजन से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल पेंडुलम ये दोनों भी तुम लोग 10+2 में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स, ठीक, जो लैब में एलसी सर्किट पढ़ा था वो पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो अब हम अगर एलसी सर्किट की बात करें तो एलसी सर्किट इज व्हाट? वी हैव वन इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है।
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दो ही चीजें कनेक्टेड है तो सीरीज है या पैरेलल है, वी कैन नॉट से, ठीक है। तो दिस इज कैपेसिटर, दिस इज एन इंडक्टर, we know the values of L and C, and in the initial position, initial state, we have charged this capacitor. कैपेसिटर को पूरी तरह से हमने चार्ज कर दिया और कनेक्ट तो किया, लेकिन अभी ये स्विच ऑफ नहीं किया, स्विच को कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज है और इसकी प्लेट्स पर द मैक्सिमम चार्ज इज Q मैक्सिमम, ठीक। और अभी कोई करंट नहीं फ्लो हो रही क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो अब ये बताओ इसके पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कैसी होगी, कितनी होगी वो एनर्जी। कैपेसिटर जब फुली चार्ज होता है तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट कैपेसिटर? हाफ सी Q square by 2C. स्क्वायर बाय 2c। बिल्कुल। और इसके पास एनर्जी कितनी है, इंडक्टर के पास? 0. जीरो, यस। तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज स्टोर्ड विद इन द कैपेसिटर। और इसमें चार्ज फ्लो कर रहे हैं क्या? नो। तो अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, दिस इज एनालॉगस टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो कैपेसिटर के एनालॉगस होती है, कैपेसिटिव एनर्जी के एनालॉगस होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़कर इसे जो स्विच है, स्विच को क्लोज कर देते, सर्किट पूरा होगा और करंट फ्लो होने लगेगा। करंट होगा फ्लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इधर जाएंगे, मींस एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, ठीक। और जब स्टार्टिंग होगी, पहला चार्ज इसमें जाएगा तो इसमें धीरे धीरे करंट बढ़ने लगेगा, ठीक। और इसका चार्ज कम होता जाएगा, जैसे जैसे इसका चार्ज कम होगा यहाँ करंट फ्लो, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और यहाँ एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती जाएगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक। तो जब यहाँ से सारा चार्ज गायब हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा, तब यहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा और इसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड होगी, एंड दैट एनर्जी इज, कितनी होती है वो एनर्जी? हाफ एल आई हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई। बिल्कुल। तो हाफ एल आई स्क्वायर में क्योंकि चार्ज फ्लो में है तो दिस इज एनालॉगस टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम की जो स्टोर होती है वो होती है इंडक्टर में, ठीक। तो वी हैव potential energy stored at that time, there is no kinetic energy, and at another state we have the kinetic energy stored in the inductor, and at that time there is no potential energy, ठीक है। तो अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें किरचॉफ्स लॉ लगाकर, तो ये पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर टाइम, जब इस पे चार्ज क्यू मैक्सिमम नहीं है, क्यू है, जीरो भी नहीं है, और यहाँ पे करंट है लेकिन वो ना तो जीरो है ना मैक्सिमम है, कोई इंटरमीडिएट करंट है, ठीक। तब टोटल वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, वोल्टेज अलोंग द कैपेसिटर होता है कितना, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, Q। और इंडक्टर के अलोंग पोटेंशियल इज LdI/dt. यस, LdI/dt। I is current and I is again dQ/dt। तो यहाँ हमने लिखा the potential along the capacitor plus the potential along the inductor, तो ये d2Q/dt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। I को Q में कन्वर्ट किया, बट हमने कोई एक बैटरी तो कनेक्ट की नहीं, तो अगर नहीं किया तो एक्सटर्नल पोटेंशियल इज जीरो। सो दिस इज टोटल पोटेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एंड दिस इज the equation for the charge, how the charge is varying with time, ठीक है। और ये ठीक वैसी इक्वेशन लग रही है, थोड़े कोएफिशिएंट्स अलग अलग हैं, जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ऑसिलेटर में देखी थी। वहां कोई एक वेरिएबल था, यहाँ पे वो वेरिएबल, वहां पे स्प्रिंग के केस में वो वेरिएबल x था, सिंपल पेंडुलम के केस में वो वेरिएबल थीटा था, और इस केस में वो वेरिएबल q है, q एज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है इस तरीके से। तो ये वाला जो टर्म है, सॉल्व करने के लिए इस पूरे टर्म को किसी का स्क्वायर रख दें, जैसे बाकी पहले दोनों में रखा, ठीक। और ये फिर स्क्वायर, इसे हम ओमेगा स्क्वायर रखते हैं और इसका सॉल्यूशन लिखा जा सकता है सिंपली Q = Q मैक्सिमम cos ऑफ ओमेगा t + 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ कोई टर्म ऐसा तो नहीं जो क्लियर ना हुआ हो?
तो देन ओमेगा इज 1/√LC। L हमें पता है, C पता है, तो ओमेगा मालूम होगा और इसका टाइम पीरियड पता होगा। इससे ये मालूम पड़ता है कि ये चार्ज इस सर्किट में ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा होगा। इसका जो टाइम पीरियड होगा ओमेगा से मालूम पड़ जाएगा, ओमेगा की हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई कैपेसिटर हो वो इनिशियली फुली चार्ज हो और उसे इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दें और स्विच को क्लोज कर दें, तो वी सेट अप द ऑसिलेशंस इन द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें कनेक्टेड तो करंट के फ्लो होने से कोई एनर्जी लॉस भी नहीं होता। ठीक, अगर रेजिस्टेंस भी इसमें हुआ, LCR सर्किट हुआ, तो एक एनर्जी लॉस भी होगा और धीरे धीरे ये डाई कर जाएंगे ऑसिलेशंस। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो अब हम पहले से बात कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज एनालॉगस टू द कैपेसिटिव एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज एनालॉगस टू द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ठीक है, और टोटल एनर्जी हमें पता है, टोटल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ दीज टू। ठीक, और वो एनर्जी, दोनों एनर्जी का एडिशन किया इतना है। ठीक है, हम चाहें और पहले से हमें ये SHM है तो हमें ये भी पता है कि इन दोनों का एडिशन 0 होगा, वो इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ साथ ये टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और उसके लिए हम चाहें कि तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसे डेरिवेट कर सकते हैं और इसे इक्वल टू 0 प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, पहले हमें पता है कि Q मैक्सिमम, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, Q इक्वल टू Q मैक्सिमम cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। तो इस बेसिस पर हम अगर चाहें कि कैपेसिटिव एनर्जी एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन इज व्हाट, तो Q की जगह Q की वैल्यू रख दें, Q मैक्सिमम इनटू cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ऐसे ही इस I को d2Q ओवर dt स्क्वायर रखकर Q की वैल्यू रख सकते हैं, मींस 2 बार डेरिवेटिव करके रख सकते हैं और दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। तो अब हम ये भी प्रूव कर सकते हैं दोनों का एडिशन कांस्टेंट है किसी दूसरे तरीके से भी। ठीक है, एंड इन दैट केस हाँ रुको, उससे पहले कुछ और करते हैं। अभी कुछ और एनालिसिस है इसकी कि हम जो स्प्रिंग ऑसिलेटर है, स्प्रिंग ऑसिलेटर से के साथ इसका कंपैरिजन कैसे करें। तो ये केस था जब शुरुआत वाले केस में कैपेसिटर वाज फुली चार्ज्ड, वो ठीक वैसा ही है जैसे कि हमने स्प्रिंग मास, जो मास है अटैच स्प्रिंग से, उसे किसी एक तरफ स्ट्रेच करके छोड़ दिया है। ठीक, तो ये वाली पोजीशन एंड दिस पोजीशन आर द सेम। उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया पूरी तरह और डिस्चार्ज होकर मैक्सिमम करंट इंडक्टर में फ्लो होने लगी, एंड दिस कंडीशन इज सेम एज द कंडीशन बाय द इन द स्प्रिंग ऑसिलेटर। ठीक है, तो जब ये मास यहाँ से x इक्वल टू 0 पर आता है, वो कंडीशन है ये। इसके बाद यही मास यहाँ से यहाँ तक जाता है, तब ये कंडीशन होगी रिवर्स, मींस एक हाफ ऑसिलेशन में कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो रिवर्स होता है। पहले ये वाली अपर जो प्लेट थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी और हाफ साइकिल के बाद अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इसके बाद जब करंट फ्लो करेगा रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। पहले डायरेक्शन थी ये, अब ये। तो इसे अगर ग्राफिकली डिनोट करें तो चार्ज जो कि मैक्सिमम था, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और वो ऑसिलेट करेगा, जीरो देन नेगेटिव देन जीरो देन पॉजिटिव। और इंडक्टर के केस में करंट पहले 0 था, तो 0 से स्टार्ट हो गए, पहले नेगेटिव गया, नेगेटिव देन 0 देन पॉजिटिव देन 0। ठीक है, एंड दिस इज द टाइम पीरियड। तो करंट मैक्सिमम इज द करंट एट दिस पॉइंट एंड चार्ज मैक्सिमम इज द चार्ज एट दिस पॉइंट। ठीक है, और हमें मालूम होना चाहिए कि यह वाली टोटल एनर्जी मैक्सिमम से मिलने वाली एनर्जीज आर द सेम। ठीक है, और किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे एनर्जी चाहिए तो मैक्सिमम को हटा के यहाँ cos ओमेगा t प्लस थीटा और लगा देंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो टोटल एनर्जी इज Q स्क्वायर बाय 2C प्लस हाफ LI स्क्वायर। ठीक, इसमें इस I को लिख लेना d2Q ओवर dt स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर करना है। Q के बारे में तुम्हें पता है that Q is
Q maximum cos of omega t plus phi। ये वैल्यू यहाँ पुट करके फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालने की कोशिश करना, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि जो टोटल एनर्जी है वो इस तरह से ऐड होगी और वो आ जाएगी Q मैक्सिमम स्क्वायर बाय 2c। क्योंकि एक ऑसिलेशन के लिए Q मैक्सिमम फिक्स है, तो मींस ऑसिलेशन जब भी होता रहेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में भी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट वेरिंग विद द टाइम। ठीक है, तो ये एक तरह से तुम्हारे लिए वक्त रहेगा तुम्हारा खुद का कंप्लीट करके मालूम करना। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पे मुझे ये बताना कि ये तुम कर पाए या नहीं कर पाए, और वो नेक्स्ट टाइम बस 1 घंटे के बाद आने वाला है। ठीक है, ट्यूटोरियल में मुझे बताना कि तुम लोगों ने इसे कंप्लीट कर पाया, इस तरह से निकालने की कोशिश की या नहीं। ठीक है, तो अब समराइज करते हैं लेक्चर को। आज हमने देखा एक सिंपल पेंडुलम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लिखा, और फॉर small amplitudes the oscillations of simple pendulums are analogous to the simple harmonic motion। ठीक है, तो वो डिफाइन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, इनके लिए टोटल एनर्जी फाइंड की, एंड वी फाउंड दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम oscillating in SHM is constant over time। And then we came to the LC circuit, electrical oscillators। In LC circuits, we also derived the equation for the oscillation। And we found that the total energy stored in the electrical circuit also doesn't vary with the time। ठीक है? Yes। Yes, sir। तो ये अभी हमने ये 2 ऑसिलेटर्स और पढ़े। नेक्स्ट टाइम पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, सो वी एंड फॉर नाउ।